Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just three things: liking the videos, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए अपना इंटरनेशनल रिलेशंस का जो लेक्चर है वो आगे कंटिन्यू करते हैं और आज बात करते हैं RCEP और इंडिया के बारे में। तो इंडिया ने बेसिकली ऑप्ट आउट कर दिया है RCEP से, है ना। व्हाट इज़ RCEP? RCEP इज़ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, है ना। तो ये RCEP बेसिकली जो है अभी एट प्रेजेंट 10 एशियन कंट्रीज़ और 5 कंट्रीज से मिलकर बना है। और वो 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में चलो, इंडिया से एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे चाइना आता है, फिर साउथ कोरिया आता है, फिर जापान आता है, फिर यहाँ पे आओगे तो ऑस्ट्रेलिया आता है और फिर यहाँ पे आओगे तो न्यूजीलैंड आता है, ठीक है। तो बेसिकली वो जो 5 कंट्रीज़ हैं उनमें कौन कौन है? चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। उसके अलावा बाकी ये जो हैं ये एशियन कंट्रीज़ हैं 10 की 10, ठीक है। तो इन्होंने मिलके बेसिकली RCEP बनाया था। अब इसमें होता क्या, इसमें होगा क्या, बेसिकली आपस में ये एक दूसरे के जो ट्रेड है वो बहुत ही लो टैरिफ पे आएंगे, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का एक है ये, कि भाई मान लो ऑस्ट्रेलिया को, मान लो इंडिया अगर इसका पार्ट होता तो मान लो ऑस्ट्रेलिया को कुछ गुड्स भेजने इंडिया, है ना। तो इंडिया जो है वो बहुत ही कम टैरिफ लगाएगा या फिर बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगाएगा, फ्री ट्रेड देगा ऑस्ट्रेलिया को, है ना। FTA हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, इट फॉर्म्स, ये जो अभी RCEP बन गया है, दिस इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक। अभी ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक बन गया है, कवरिंग ओवर 2.2 बिलियन पीपल एंड अकाउंटिंग फॉर 30% ऑफ द वर्ल्ड्स इकॉनमी, ठीक है। कब प्रपोज हुआ था? 19th एशियन समिट में प्रपोज किया गया था 2011 में। क्या एम था कि भाई एक हम कंसोलिडेटेड मार्केट बनाएंगे एशियन कंट्रीज़ के बारे में, एशियन कंट्रीज़ को लेके एक कंसोलिडेटेड मार्केट बनाएंगे ताकि एक मार्केट हो, आप कहीं किसी बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट ना करना पड़े, अपने रीजन में ही ट्रांसफ़र हो, है ना। तो ये इसका मकसद था, ठीक है। बस इतना ही जानना है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में बात करते हैं, है ना। UNHRC क्या है भाई? अभी क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि पाकिस्तान को UNHRC में फिर से री इलेक्ट कर दिया गया है ना। तो ये सबसे पहले इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था UNGA के रेजोल्यूशन से। रेजोल्यूशन का नाम था 60/251। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि UNGA के रेजोल्यूशन से बना था 2006 में। क्या है ये? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर, जो क्या करेगी, बेसिकली ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है ना। नाम से पता चल रहा है ह्यूमन राइट्स के लिए काम करेगी। तो क्या करेगी? प्रमोशन और प्रोटेक्शन करेगी ह्यूमन राइट्स का अक्रॉस द ग्लोब। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो आपको विद बर्थ मिलते हैं। तो आप मान लो आपका बर्थ हुआ है तो आपको बर्थ से ही कुछ राइट्स मिलते हैं। इट डजेंट डिपेंड ऑन द कंट्री, इट डजेंट डिपेंड ऑन द कास्ट, इट डजेंट डिपेंड ऑन द रेस, है ना। कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जैसे एजुकेशन का राइट हो गया, है ना, हेल्दी लिविंग का राइट हो गया, है ना। तो ये सब रिस्पेक्ट का राइट हो गया। तो ये सब ह्यूमन राइट्स है ना। तो ये सब राइट्स आपको बचपन से ही, मतलब बर्थ के साथ ही मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स काउंसिल रिप्लेस द फॉर्मर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ये जो काउंसिल है इसे UN पहले यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स से उसको रिप्लेस किया है, ठीक है। काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? काउंसिल में 47 मेंबर्स हैं, जो UNGA जिनको इलेक्ट करता है सिंपल मेजॉरिटी वोट से। तो ये ध्यान रखना, ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं कि काउंसिल हैज़ 47 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द UNGA बाय 2/3 मेजॉरिटी, क्योंकि हर जगह हम पढ़ते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी ही होता है ना। तो आपको याद रखना है कि ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं, ये सिंपल मेजॉरिटी से इलेक्ट होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी वोट से इलेक्ट होते हैं। सीक्रेट बैलेट होता है ना। कितने टर्म के लिए, कितने साल का टर्म होता है? 3 साल का टर्म होता है ना। और 1/3 मेंबर्स जो हैं वो हर साल री इलेक्ट होते हैं, मतलब नए मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। तो याद क्या क्या रखना है? 47 मेंबर है ना। 47 मेंबर हैं, सिंपल मेजॉरिटी से होता है वोट, सीक्रेट बैलेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि 3 साल का टर्म होता है और 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर साल रिटायर होते हैं, ठीक है। उसके बाद काउंसिल के मेंबरशिप की अगर हम बात करते हैं तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे सीट दी जाती हैं। जैसे अफ्रीकन स्टेट्स के लिए 13 सीट्स हैं, एशिया पैसिफिक के लिए 13 हैं, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स के लिए 8 हैं, वेस्टर्न यूरोप के लिए 7 हैं और ईस्टर्न यूरोप स्टेट्स के लिए 6 सीट्स हैं। तो इस टाइप से सीट डिवाइडेड रहती है। कोई भी UN मेंबर जो है वो किसी भी सीट के लिए लड़ सकता है ना। 3 रेगुलर सेशन होते हैं हर साल, है ना, और एटलीस्ट 10 वीक्स के लिए ये लोग मिलते हैं। और डिसीजन, रिजोल्यूशन और रिकमेंडेशन जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो याद रखना, इसके डिसीजन जो होते हैं वो
लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की बात करते हैं। तो क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड? बेसिकली ये क्रिमिनल केसेस को ट्राई आउट करता है ना। तो इट इज़ अ परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट इस्टेब्लिश टू इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट एंड ट्राई इंडिविजुअल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल्स को ट्राई करता है, कौन से इंडिविजुअल? जो बहुत ही सीरियस क्राइम किए होते हैं। कौन कौन से क्राइम होते हैं? जैसे जेनोसाइड का क्राइम, है ना, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स ऑफ अग्रेशन, ये सब जो क्राइम्स करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बेसिकली वो वाले जो क्राइम्स होते हैं वो इसमें आते हैं। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? मास किलिंग टाइप, है ना, बहुत सारे लोगों को मार दिया टाइप्स, तो वो होता है जेनोसाइड, है ना। तो ये सारे जो हैं वो कहाँ पे जाते हैं? आईसीसी में जाते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, एक तो परमानेंट है, दूसरा इंडिविजुअल्स को ट्राई करता है, तीसरा ये सारे क्राइम्स हैं इसमें, ठीक है, ये सारे क्राइम्स हैं। कब इस्टेब्लिश हुआ था? रोम स्टैट्यूट के थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में, है ना। और कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है, इट इज़ ओनली ओवर द क्राइम्स कमिटेड आफ्टर जुलाई 2002। तो मतलब अगर आपने 2002 से पहले कोई क्राइम किया तो आप यहाँ पे नहीं जा सकते इसको लेके कि भाई इसने क्राइम किया था, इसको सज़ा दो, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये जुलाई वाली डेट क्यों रखी गई? क्योंकि इसी डेट पे रोम स्टैट्यूट जो है जिसके अंदर ये बनी है वो साइन हुआ था, है ना, वो एनफोर्स हुआ था। तो उसके बाद से ही ये एज अ बॉडी एग्जिस्ट करती है। तो ICC डज नॉट रिप्लेस नेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स, रादर इट कॉम्प्लीमेंट्स देम, है ना। तो ये जो इनिशियली डोमेस्टिक जो आपके मान लो इंडिया का कोई क्रिमिनल सिस्टम है उसको रिप्लेस नहीं करता है, बट उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, उसके साथ साथ मतलब कॉम्प्लीमेंट करता है ना, उसके इन एडिशन है। ऐसा नहीं है कि उसके हम चीज़ें नहीं मानेंगे। जो हमारा नेशनल क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है, ऐसा नहीं कि उसको रिप्लेस कर देगा और अपने प्रोविजंस को डाल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ICJ और ICC के बारे में बात कर लेते हैं। ICJ क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहले तो ईयर ऑफ डिफरेंस है। 1946 में ICJ इस्टेब्लिश हुआ था और ICC कब हुआ था? 2002 में। हमने देखा ना, जुलाई 1 2002। तो एक तो डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का है। UN के साथ रिलेशनशिप की बात करें तो ICJ क्या है? ऑफिशियल कोर्ट है UN का, है ना, एंड इट इज़ रेफर टू एज वर्ल्ड कोर्ट। जबकि ये जो ICC है, ICC इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है। इट मे रिसीव रेफरल्स फ्रॉम UN सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब UN सिक्योरिटी काउंसिल कुछ केसेस इसको रेफ़र कर सकता है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये किसी के अंडर काम करता है ना। जबकि ये जो ICJ है वो ऑफिशियल कोर्ट है UN का। लोकेशन दोनों की है नीदरलैंड्स में। कौन से केसेस ये ट्राई करता है? तो ICC में हमने देखा था वो इंडिविजुअल्स के केसेस ट्राई करता है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स। जबकि यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट्स के बीच होता है। पार्टीज जो होती हैं गवर्नमेंट, दो कंट्रीज़ के बीच में होता है ICJ में, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सोवरेनिटी, बाउंड्री, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ हो, है ना, एक्सक्लूसिव जोन से रिलेटेड कुछ हो, ह्यूमन राइट्स हो, ट्रीटी का वायलेशन हुआ, ट्रीटी का इंटरप्रिटेशन से कोई डिस्प्यूट आ रहा हो, तो वो सब होता है। इसमें हमने देख लिया जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, ये सब ICC का पार्ट है, ठीक है। फंडिंग की हम बात करें तो ICJ क्या है? ICJ इज UN फंडेड, जबकि ICC क्या है? इसको डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रीब्यूशन मिलते हैं। एक एसेस होता है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसको मिलते हैं, है ना। तो एसेस कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, जो भी रोम स्टैट्यूट में पार्टीज़ हैं वो कुछ पर्टिकुलर इसमें फंड डालती हैं, तो वहाँ से ये एसेस कॉन्ट्रीब्यूशन है जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप मेंबर हो तो आपको देना पड़ेगा, है ना। वो होते हैं एसेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलते हैं UN से, गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल से, कॉर्पोरेशन से, और बाकी किसी एंटिटी को अगर देना हो तो वो भी दे सकती है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी की बात करें तो ये क्या है? यूनक्लोज। बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे केरला के 2 फार्मर्स मारे गए थे। कोई इटली के 2 लोग थे जिन्होंने फिशिंग कर रहे थे, वो उन्होंने ऐसे सोचा कि ये कोई पायरेट शिप है और उनको गोली से उड़ा दिया। तो ये केस था। इस केस का नाम क्या है? एनरिका लेक्सी केस, ठीक है। तो ये बेसिकली PCA में इसको रेफ़र किया गया है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इसको रेफ़र किया गया था। तो उसके ऊपर कोई रूलिंग आई है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो बेसिकली क्या है? ऑन गोइंग इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी अबाउट शूटिंग ऑफ 2 इंडियन फार्मर्स एट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बाय 2 इटालियन मरीन्स, है ना। तो बेसिकली ITLOs जो है, जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी है, उसने मैटर रेफ़र किया था PCA को, है ना। तो बस यही है, ये रूलिंग आई थी इसकी, इसीलिए न्यूज़ में था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? UN क्लोज के बारे में पढ़ना। तो यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो 3rd यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस से आया था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, है ना। तो यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉ ऑफ सी में, वो 3rd कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1982 में इसको अडॉप्ट किया गया था एंड इट रिप्लेस द क्वाड ट्रीटी ऑफ 1958 कन्वेंशन ऑन द हाई सीज, है ना। और 1994 में ये
अगेन ये फोर्स में आ गया था। ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द नेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर यूज़ ऑफ द वर्ड ओशन। वर्ड के ओशन के जो ओशन वाटर्स हैं उसको यूज़ कैसे करना है उसको ये डिफाइन करता है। इंडिया क्या है, इसका सिग्नेटरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ साइंड द कन्वेंशन इन 1982 एंड रेटिफाइड इन 1995। तो इंडिया ने यूएन क्लोज को रेटिफाई कर दिया है, समझ में आ रहा है, कर चुका है बेसिकली, ठीक है। तो कन्वेंशन ने जो ये कन्वेंशन था उसने 3 नए इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। पहला था इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी। तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल मतलब ऑब्वियसली कोई डिस्प्यूट को हैंडल करेगा है। तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी पहला है, क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है जो यूएन क्लोज के अंडर इस्टेब्लिश हुई थी। ये डिस्प्यूट को जो भी डिस्प्यूट होते हैं है ना इस कन्वेंशन से रिलेटेड और उसके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, उसको ये सॉल्व करता है। सारी पार्टीज़ को ओपन है जो जिसने कन्वेंशन को साइन किया है, और बाकी जो पार्टीज़ हैं उसके लिए भी ओपन है, जैसे स्टेट एंटरप्राइजेज़ हैं और प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, उसके लिए भी ये ओपन है। उसके बाद दूसरा क्या था, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो जमैका में जिसका हेडक्वार्टर है। यूएन क्लोज के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्या करती है, ये ऑर्गेनाइज़ करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, जितनी भी मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं इंटरनेशनल सीबेड एरिया में उसको ये रेगुलेट करती है। तो अभी आप न्यूज़ फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने बेसिकली इंडिया को पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्पेस दिया था 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का। तो वो आईएसए की अप्रूवल से ही मिला था, आईएसए ने ही बेसिकली दिया था, है ना। फिर तीसरी बॉडी है कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, है ना। इसमें क्या है, ये कमीशन क्या करेगी, ये बेसिकली स्टेट का बेसिकली क्लेम इवैल्यूएट करेगी। कोई कोस्टल स्टेट होता है वो बोलता है ना यहाँ तक वाटर हमारे हैं, है ना। तो बेसिकली इवैल्यूएट करेगी क्लेम ऑफ द कोस्टल स्टेट फॉर एन एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। तो मान लो जैसे ये कोस्टल एरिया है ना, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी क्लेम होगा किसी भी कोस्टल स्टेट का, उसको ये इवैल्यूएट करेगी, है ना। इट विल प्रोवाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द कोस्टल स्टेट इन द प्रिपरेशन ऑफ इट सबमिशन ऑफ द क्लेम, ठीक है। साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइस देगी कोस्टल स्टेट को। ये जो क्लेम है ना, देखो ये जो क्लेम को इवैल्यूएट करने के लिए इसको कुछ भेजना पड़ेगा ना, कुछ सबमिशन करना पड़ेगा। वो बेसिकली वो करना कैसे है उसके लिए जितनी भी साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइस है वो भी इस कमीशन के अंदर आती है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी टेरिटोरियल वाटर्स को हम देख लेते हैं और उसके नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं। तो पहला 5 मेन जोन होती हैं। पहला है इंटरनेशनल वाटर्स, दूसरा है टेरिटोरियल सी, फिर कंटीजियस जोन आता है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है और उसके बाद हाई सीज आते हैं, ठीक है। अभी सब जो कोस्ट लैंड के एकदम पास होता है ना वो होता है इंटरनल वाटर्स। फिर 12 नॉटिकल माइल्स तक आते हैं टेरिटोरियल सी, उसके 12 नॉटिकल माइल्स के बाद आते हैं कंटेजियस जोन, ठीक है। फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक अपना रहता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद 200 नॉटिकल माइल्स के बाद क्या आता है, हाई सीज आते हैं, ठीक है। तो ये आता है। अब कंट्रोल किसका रहता है, तो ऑब्वियसली इंटरनल वाटर्स में अपना ही कंट्रोल रहेगा, है ना। बेसिकली स्टेट कंट्री का कंट्रोल रहता है, टेरिटोरियल कंट्रोल रहता है ना। उसके बाद कोस्टल स्टेट का यहाँ पे कंट्रोल रहता है, टेरिटोरियल यहाँ पे भी इन्हीं का ही कंट्रोल रहता है। जस्ट अ मिनट, सॉरी। कंटेजियस जोन जो है ना, कंटेजियस जोन में अनलाइक द टेरिटोरियल सी द कंटेजियस जोन ओनली गिव्स ड्यूरेशन टू द स्टेट ऑन द ओशन सरफेस एंड द फ्लोर। अब इसके जो ओशन का सरफेस और जो फ्लोर है उसी पे ही बस इनका राइट रहता है ना। एयर स्पेस के राइट नहीं रहते हैं, ये जो एयर स्पेस है ना उसके राइट नहीं रहते हैं। इंटरनल वाटर्स में इनके भी राइट्स रहते हैं, मतलब तुम उस पानी के ऊपर से जहाज़ नहीं ले जा सकते, ठीक है। जबकि जो कंटेजियस जोन होता है उसमें इसका कोई राइट नहीं है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी ये एयर स्पेस का कोई राइट नहीं रहता है, ठीक है। बाकी ये नेचुरल रिसोर्सेज के राइट्स रहते हैं, ठीक है। वहाँ का हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। हाई सीज की अगर हम बात करें तो इट इज़ बियॉन्ड एनी नेशनल जुरिसडिक्शन, ये इंटरनेशनल वाटर्स आ जाते हैं, ठीक है। स्टेट्स कैन कंडक्ट एक्टिविटीज़ इन रिसर्च के लिए एक्टिविटी एक्सप्लोरेशन के लिए कंडक्ट कर सकते हो, बाकी ऐसा कोई अपना अथॉरिटी नहीं झाड़ सकते कि ये मेरा है ना। इस टाइप से आप नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में। तो रिसेंटली 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसको कन्वीन किया गया है ना। पहली वर्चुअल हेल्थ असेंबली है ये। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की। मेन फंक्शंस क्या हैं ये देख लेते हैं। अब वो याद रखना है ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसकी, WHO की। मेन फंक्शंस क्या हैं ये भाई डिटरमाइन करती है, WHO की पॉलिसीज़ को डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को सुपरवाइज़ करती है और प्रोग्रामिंग बजट को रिवाइज़ करती है और अप्रूव करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है ना। और इट कॉल्स फॉर यूनिवर्सल टाइम, ये जो सबमिट थी, ये जो हुई है असेंबली, इसमें क्या क्या रेजोल्यूशन टाइप आया, इसमें क्या है भाई, यूनिवर्सल टाइमली इक्विटेबल एसेस और वैक्सीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइमली और इक्विटेबल एसेस हम देंगे। कोविड-19 से रिलेटेड जितना भी रिस्पॉन्स है
है ना, जितनी भी हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ हैं और प्रोडक्ट्स हैं उसका हम ये सब करेंगे। इक्विटेबल फेयर एसेस है ना, ये सब करेंगे, ये सब इसमें पास हुआ है, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ में और क्या था कि भाई इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं वो, तो इसलिए न्यूज़ में था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बेसिकली 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर्स हैं जो हेल्थ की फील्ड से रिलेटेड रहते हैं, है ना। 3 साल का टर्म होता है, 2 साल के लिए अपॉइंट होता है, तो ये ध्यान रखना कितने साल का टर्म है, 3 साल का टर्म है, और सॉरी 2 साल के लिए अपॉइंट नहीं होते, 3 साल का टर्म है और 1 साल में मिलते 2 बार है, एटलीस्ट 2 बार तो मिलेंगे ही, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या है बोर्ड का कि भाई ये जो डिसीजंस हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के, उसको इम्प्लीमेंट करता है और एडवाइस करता है और उसके वर्क को फैसिलिटेट करता है, ये इसके फंक्शंस हैं। चेयरमैन पोस्ट इज हेल्ड बाय रोटेशन फॉर 1 ईयर अमंग 6 रीजनल ग्रुप्स। कौन कौन से हैं? अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक। तो ये सब रोटेशन में 1-1 साल इसकी जो है चेयरमैन की पोस्ट हेल्ड करते हैं। उसके बाद दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड पब्लिक हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में कब अडॉप्ट हुआ था? 2001 में। किसका है? WTO के मेंबर्स इसको WTO के मेंबर्स ने इसको अडॉप्ट किया था। ट्रिप्स तो आपको पता ही होगा, है ना, ट्रेड रिलेटेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। किसके अंदर आता है ये? इसके अंदर आता है, WTO के अंदर आता है। टू क्लैरिफाई एम्बिग्यूटीज बिटवीन द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू अप्लाई फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड टर्म्स ऑफ द ट्रिप्स। बकवास। This declaration affirms that TRIPS agreement does not and should not prevent members from taking measures to protect पब्लिक हेल्थ। तो भाई मान लो जैसे ट्रिप्स एग्रीमेंट में क्या है, अब देखो ट्रिप्स एग्रीमेंट में क्या है, मान लो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने कोई वैक्सीन बनाई, ठीक है। अब वो वैक्सीन सिंस उसने बनाई है तो और कोविड-19 से रिलेटेड है, तो वो तो चाहेगी ना भाई बहुत हाई प्राइसेस पे बेचें हम, है ना। बट ट्रिप्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप ट्रिप्स के अंदर एक चीज़ होती है कंपलसरी लाइसेंसिंग की, है ना। तो उसमें गवर्नमेंट बोल सकती है कि भाई ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है, इसको हम आपके पेटेंट की बिना कंसर्न के हम किसी भी कंपनी को बोल सकते हैं वो मैन्युफैक्चर कर सकती है अगर आप सस्ते में नहीं दे सकते। तो ये सब ट्रिप्स एग्रीमेंट में बेसिकली डिफाइंड है ना। तो यही इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ से आगे बढ़ते हैं, ओपन स्काईज ट्रीटी की बात करते हैं। ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है? ओपन स्काईज, स्काई मतलब हवा, ओपन मतलब खुली हवा, है ना। तो ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है कि भाई हवा सबके लिए, जो स्पेस है अपना ऊपर वाला स्पेस है, जो हमारी आसमान है, वो सबके लिए ओपन है, ठीक है, यही मतलब हुआ। तो ओपन स्काईज ट्रीटी में बेसिकली क्या होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में जब ट्रीटी साइन होती है तो इसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री की जो एरिया है उसमें बेसिकली अपनी फ़्लाइट्स उड़ा सकती है और वहाँ पे एक्टिविटीज़ कैरी कर सकती है, और जैसा होता है ना, स्पाई तो नहीं बोलूँगा बट हाँ मतलब ऐसे अपने प्लेन उड़ा सकती है वहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से है। तो ओपन स्काई जो ट्रीटी होती है इट इज़ एन एग्रीमेंट दैट परमिट्स ईच स्टेट पार्टी टू कंडक्ट शॉर्ट नोटिस अनआर्म्ड रिकनेंसिंग फ्लाइट्स ओवर द अदर टेरिटरीज टू कलेक्ट डेटा ऑन मिलिट्री फोर्सेज एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो बाकी मतलब यूएस, जैसे मान लो यूएस और रशिया के बीच में मान लो साइन हुआ है, ठीक है। तो यूएस जो है वो अब रशिया के स्पेस में जाके फ़्लाइट्स उड़ाएगा और उसकी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को देख सकता है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। तो ये ट्रीटी ये अलाउ करती है। क्यों, क्या होगा इससे? बेसिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फेमिलैरिटी बढ़ेगी, है ना, अमंग द स्टेट पार्टीज जिसने साइन किया हुआ है। उसके बाद ये इट वाज साइंड इन 1992, केम इनटू इफेक्ट इन 2002, ठीक है। 2002 में ये इफेक्ट में आई थी और 1992 में बेसिकली इसको साइन किया गया था। 34 स्टेट्स इसके पार्टी हैं जिन्होंने इसको साइन किया है। 35 किर्गिस्तान बना है जिसने साइन तो किया है बट रेटिफाई नहीं किया है, समझ आ गया। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन नेशंस के हैं, जैसे USA, UK, रशिया और टर्की। इंडिया और चाइना के मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है, इंडिया और चाइना के मेंबर नहीं हैं। ओपन स्काई ट्रीटी में इंडिया और चाइना के मेंबर नहीं है, ठीक है। US जो है वो एग्जिट कर रहा है उस ट्रीटी से, बस इतना ही है। G7 की बात करते हैं तो G7 क्या है? G7 बेसिकली इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसी का ग्रुप है। अब इसमें जो भी कंट्रीज़ हैं उसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, जूस GF, ठीक है। जूस GF से क्या मतलब है? J इज़ फॉर जापान, U इज़ फॉर US, I इज़ फॉर इटली, C इज़ फॉर कनाडा, E इज़ फॉर इंग्लैंड या UK मान लो, ठीक है। G इज़ फॉर जर्मनी एंड F इज़ फॉर फ्रांस, ठीक है। तो जूस GF से आपको ये G7 की कंट्रीज़ याद हो जाएंगी। तो G7 बेसिकली पहले G8 ब्लॉक था, है ना। पहले ये G8 के फॉर्म में इस्टेब्लिश हुआ था, रशिया भी इसका पार्ट था। बट क्या हुआ, रशिया ने जब 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, है ना, क्रीमिया को जब इन्होंने एनेक्स किया तो रशिया को बाहर निकाल दिया गया। तो अब फिर बाद में ये क्या बन गया? ये बन गया G7, ठीक है। G7 बन गया। कोई एक फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है मेंबरशिप का, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये आप देख लो कि G7 में ये कंट्रीज़ हैं। G8 में मैंने आपको बता दिया, G7 में आपको मैंने बता दिया जूस GF से आपको याद हो जाएगा। G8 में आप बस रशिया ऐड कर दो क्योंकि पहले ये G8 ही था।
G20 में जो है वो आपको याद करना पड़ेगा ना, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं G20 में। इसके अलावा G8 के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको और चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन कौन सी G20 के मेंबर्स हैं ना, तो पूछ तो कुछ भी सकता है यूपीएससी, तो लोग ये पढ़ते नहीं हैं, मतलब ऑब्वियसली रटेगा तो कौन इतना ज़्यादा, बट पूछ तो लिया था अगली बार है ना, पिछली बार पूछा तो था। तो देख लो, रटना है रटो, नहीं रटना है छोड़ देना वहाँ पे। उसके बाद क्या बोलते हैं इसका, देखो आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओ ना तो इसका निमोनिक भी बन सकता है। कुछ अगर कुछ निमोनिक बनाना है तो आप निमोनिक बना के भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद G20 की बात करते हैं तो G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जो क्या करता है, ये साथ में लाता है वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज़, उनको साथ में लाता है। और वो मेजर इकोनॉमीज़ बेसिकली 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP को कवर करती हैं, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को कवर करती हैं और 60% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं G20 के, कि भाई पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन करेंगे, है ना, इन ऑर्डर टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हम बेसिकली पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन लाएंगे। फाइनेंशियल रेगुलेशन को प्रमोट करेंगे ताकि रिस्क कम हो और फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, है ना। नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे, सही है। 2 ट्रैक्स पे बेसिकली काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 ट्रैक्स जो हैं G20 के वो इंपॉर्टेंट है, एक है फाइनेंस ट्रैक और एक है शेपरा ट्रैक। तो फाइनेंस ट्रैक फाइनेंस से रिलेटेड, तो बेसिकली पैसे से, इकोनॉमिक्स से, इससे रिलेटेड होगा, है ना। तो इसका प्राइमरी फोकस क्या है कि भाई ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं, जैसे मॉनेटरी, फिजिकल, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंटरनेशनल टैक्सेशन, इस पर ये बेसिकली फोकस करता है। प्राइम फोकस इन सारे सेक्टर्स पर है। शेरपा ट्रैक क्या करता है, शेरपा ट्रैक बेसिकली बॉर्डर इश्यूज़ को टैकल करता है ना। एक दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उसके बीच में जो बॉर्डर्स हैं, है ना, उस पर रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल इंगेजमेंट होता है ना, एंटी करप्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, डेवलपमेंट होता है, ट्रेड होता है, जेंडर इक्वालिटी होती है, एनर्जी होती है, क्लाइमेट चेंज, ये सारे जितने भी इश्यूज़ हैं बॉर्डर से रिलेटेड, है ना, बॉर्डर इश्यूज़ को बेसिकली ये क्या करता है, शेरपा ट्रैक टैकल करता है, ठीक है। G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट, इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। इट्स एजेंडा एंड एक्टिविटीज़ आर एस्टैब्लिश्ड बाय रोटेटिंग प्रेसिडेंसीज इन कोऑपरेशन विद द मेंबरशिप। तो बेसिकली G20 की जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है मेंबर टू मेंबर, है ना। तो ऐसा कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ये आपको याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है, इंडिया हैज़ बीन इट्स फाउंडिंग मेंबर ऑफ G20 प्रोसेस। तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ये आपको याद रखना है, रट लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, SCO की। तो SCO की जो कंट्रीज़ हैं, जो इसका पार्ट है, उसको मैंने रटने के लिए आपको निमोनिक बता दिया था, रुकी, KYC, ताज और पाक की, है ना। ताज इज़ फॉर तजाकिस्तान, पाक इज़ फॉर पाकिस्तान, है ना। KY इज़ फॉर किर्गिस्तान, C इज़ फॉर चाइना, R इज़ फॉर रशिया, U इज़ फॉर उज़्बेकिस्तान, है ना, K इज़ फॉर कजाकिस्तान एंड I इज़ फॉर इंडिया, है ना। तो ये सारी SCO कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में होगा क्या, नहीं भाई, बीजिंग में है, ध्यान रखना, कहीं शंघाई मत मारा ना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बीजिंग में हेडक्वार्टर है, ठीक है, सेक्रेटेरिएट इसका बीजिंग में है। उसके बाद पहली इसकी वर्चुअल समिट हुई, क्या है, परमानेंटल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपको याद रखना है क्या है, इट इज़ अ, कहीं आ जाए भाई SCO को डिस्क्राइब करो तो कैसे करोगे, इट इज़ अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन शंघाई इन 2001, ठीक है। क्या एड्रेस करती है, बेसिकली किस चीज़ पे एड्रेस करती है, ये बेसिकली रीजनल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इश्यूज़ को एड्रेस करती है। सिक्योरिटी इश्यूज़ जैसे टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज़म, इस सब पे फोकस है इसका, ठीक है। रशियन और मैंड्रिन बेसिकली ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस हैं इसकी। हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और एक और है हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल, ये बेसिकली सेकंड हाईएस्ट बॉडी है ना। तो ये आपको याद रखना है, इसके एनुअल बजट वगैरह ये इसको अप्रूव करती है ना। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है। एक और इसकी और इसके अंडर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, रैट्स इज़ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। क्या करता है ये, बेसिकली टेररिज्म नाम से ही पता चल रहा है, एंटी टेररिस्ट मतलब टेररिज्म को टैकल करेगा, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को टैकल करेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। रैट्स का ध्यान रखना। ग्लोबल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो SCO बेसिकली 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है और 20% ऑफ द ग्लोबल GDP को कॉन्स्टिट्यूट करता है। 4 ऑफ इट्स मेंबर्स जो हैं, इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, और रशिया और चाइना परमानेंट मेंबर्स हैं UNSC के। हमने देखा था ना P5 और P5 के मेंबर्स हमने देखा था ना, US, UK, चाइना, रशिया, फ्रांस, है ना, ये सब के मेंबर्स। तो रशिया और चाइना जो हैं वो UNSC के वीटो पावर्स में आते हैं। SCO इज़ कंसिडर्ड काउंटर वेट टू नाटो। तो नाटो का जैसे नाटो अलाइंस है ना, नाटो US, कनाडा और US नाफ्टा था वो,
बेसिकली जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्या होता है कि एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है तो इसका मतलब है ये बाकी सब कंट्रीज़ में भी अटैक है ना। तो वो वैसा ही कुछ सिस्टम SCO का भी है ना। बोथ ऑर्गेनाइजेशंस हैव जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया एंड द गल्फ। और बाकी कुछ नहीं है भाई, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस जो है SCO का वो ज़्यादा है ना, एज़ कम्पेयर टू नाटो, बस इतना ही है, ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।